वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक नई शुरुआत। रसोई के कोने में खड़ी थी प्रिया। हाथ साबुन वाले पानी में डूबे थे, बर्तन चमक रहे थे, पर उसके चेहरे का सारा नूर कहीं खो गया था। पीठ दर्द से झुक चुकी थी और दोपहर के खाने के मसालों की तेज खुशबू अब उसे उलझन सी देने लगी थी। 4 महीने हो चुके थे उसकी प्रेगनेंसी को। 4 महीने से वो हर सुबह अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी, बिना शिकायत, बिना आराम। लेकिन आज उसका शरीर जैसे साथ छोड़ने लगा। अचानक एक तेज मिचली उठी। उसने प्लेट जल्दी से नीचे रखी और दौड़कर सिंक तक पहुंची। पूरा शरीर कांप रहा था और पेट के सारे जोर के साथ उसे उल्टी हो गई। अभी उसने मुंह धोया भी नहीं था कि पीछे से एक ठंडी सख्त आवाज आई। अरे बस करो प्रिया, इतना ड्रामा मत करो। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती, हमने भी काम किया था। तुम जैसी रानी नहीं थे हम। प्रिया ठिठक गई। हाथों से पानी टपकता रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसे शब्द उसने पहले भी सुने थे, मगर आज ये कुछ ज्यादा दर्द दे गए। तभी गलियारे में कदमों की आवाज आई। विजय अंदर आया, नजरें सीधी अपनी पत्नी पर, जो सफ़ेद पड़ चुकी थी, थर थर कांप रही थी। फिर उसकी निगाहें माँ पर गईं। चेहरा सख्त हो गया। माँ, बस करें। उसका लहजा ठंडा था, मगर शब्दों में आग थी। वो नाटक नहीं कर रही हैं, वो मेरे बच्चे की माँ हैं। 4 महीने से सब कुछ संभाल रही हैं, बिना कुछ कहे। और आपने बस उसे ताने दिए हैं। विजय बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा ना, बस। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो बहस की कोई गुंजाइश नहीं देता। फिर उसने प्रिया की तरफ देखा, आंखों में सारा गुस्सा पिघलकर चिंता बन चुका था। प्रिया, बैग पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। पर विजय, कोई पर नहीं, मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। उसने प्रिया का हाथ थामा और उसे बाहर की ओर ले गया। पीछे से माँ की आवाज आई। विजय, रुक जाओ बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था। पर विजय ने पलटकर भी नहीं देखा, बस बोला, जो कहा सोचकर ही कहा। घर का दरवाज़ा बंद हुआ और उसी के साथ कई सालों की चुप्पी भी। बाहर निकलते ही प्रिया के सीने में एक हल्की सी उम्मीद जगी, एक नई शुरुआत की उम्मीद, जहां वो और उसका बच्चा चैन की सांस ले सकें। कुछ दिन बाद जिंदगी ने अपना नया रंग दिखाया। विजय और प्रिया अब एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। जगह छोटी थी, लेकिन सुकून बड़ा। कोई ताना नहीं, कोई ठंडी निगाह नहीं, बस 2 इंसान और उनके बीच पलती एक मासूम धड़कन। हर सुबह प्रिया उल्टी करने के लिए उठ जाती, कमजोरी बढ़ती जा रही थी। विजय अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, पर जितना हो सके उतना साथ देने की कोशिश करता। ऐसे में उसकी छोटी बहन सिया बनी उसकी सबसे बड़ी ताकत। हर सुबह सिया आती, हाथ में ताज़े फल, घर का सूप और वही पुराना प्यारा चहकता अंदाज। चलो दीदी, थोड़ा खा लो, बच्चा एनर्जी मांगेगा। सिया, मन नहीं है, फिर उल्टी हो जाएगी। तो होने दो, लेकिन बच्चा भूखा नहीं रहेगा, समझी? प्रिया मुस्कुरा देती, वो मुस्कान जो सिया के जिद भरे प्यार ने लौटा दी थी। दिन भर वो उसके पास रहती, पैर दबाती, बातें करती या बस उसकी हंसी वापस लाने की कोशिश करती। कभी कभी तो विजय को भी फोन कर डांट देती, भैया, ज्यादा काम मत कराओ उसे, वरना मैं आ रही हूं ऑफिस। शाम को जब सिया चली जाती और विजय लौटने में देर करता, प्रिया कमरे की खामोशी में अपने पेट पर हाथ रखती। थकान तो होती थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक शांति छिपी थी, एक एहसास कि ये सब दर्द, ये सब संघर्ष बस उस छोटी सी जिंदगी के लिए है, जो जल्द ही उसकी बाहों में आने वाली थी। डिलीवरी के कुछ ही घंटे बाद प्रिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। सांस अब भी भारी थी, बदन थका हुआ, पर दिल में कहीं एक हल्की सी राहत थी कि सब ठीक तरह से हो गया। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला और नर्स अंदर आई। उसके हाथों में एक नन्हा सा गुलाबी कपड़े में लिपटा हुआ खुशी का टुकड़ा था। नर्स मुस्कुराई, कंग्रेचुलेशंस मिसेस मल्होत्रा, बेटी हुई है। प्रिया का दिल एक पल को थम सा गया। बेटी? उसके दिमाग में तुरंत विजय के माता पिता का चेहरा घूम गया। उन्हें हमेशा पोते की ही तो चाह थी। एक सवाल चुपचाप उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। अगर विजय खुश ना हुआ तो? अगर वो भी सबकी तरह बेटे की उम्मीद लगाए बैठा था तो?
उसके डर अभी पूरी तरह आकार भी नहीं ले पाए थे कि दरवाज़ा फिर से खुला। इस बार विजय अंदर आया। चेहरा चमक रहा था, आंखों में एक अलग ही नूर था। उसके हाथों में वो नन्ही सी जान थी, गुलाबी कंबल में लिपटी जैसे बादल का छोटा सा टुकड़ा। वो प्रिया के पास बैठ गया, आंखों में आंसू चमक रहे थे। धीरे से बोला, देखो प्रिया, हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है ना। फिर बड़ी नरमी से मुस्कुराया, मैं इसका नाम रखूंगा आहाना, मेरी धूप, मेरी रोशनी। प्रिया की आंखें भर आईं। जो डर अभी कुछ देर पहले तक उसे अंदर से खा रहा था, वो सब जैसे एक पल में पिघल गया। उसने विजय को देखा। ये आदमी सिर्फ उनकी बेटी को नहीं, उसके हर डर को अपनी बाहों में समेटे बैठा था, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो वो। आहाना सच में बहुत खूबसूरत थी। गोरा सा चेहरा जो खुद ब खुद चमकता हुआ लगता, काले बादाम जैसे नयन, लंबी लंबी पलकों की झांव, नन्हे गुलाबी होठ और सिर पर मुलायम काले बालों की घनी परत। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसकी सांसें एकदम स्थिर और नरम थी। उसकी नन्ही उंगलियां विजय के अंगूठे को कसकर पकड़ चुकी थीं, जैसे कह रही हूँ, मैं आ गई हूँ पापा। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद की। दिल कृतज्ञता से भर चुका था। विजय वहीं बैठा बैठा अपनी जेब से फ़ोन निकालता है। अब उसे अपने परिवार को ये खुशखबरी देनी थी। उसने पिता का नंबर मिलाया। डैड, बेटी हुई है। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उधर से ठंडी बेपरवाह आवाज़ आई, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है अब। प्रिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने नज़रें झुका लीं, आंखों में चुभन महसूस हुई। उनके लिए ये कुछ नहीं हो सकता है, पर उसके लिए तो ये उसकी पूरी दुनिया थी। विजय का जबड़ा भिंच गया। उसने अनजाने में आहाना के सिर पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उसे उस क्रूरता से बचा रहा हो जो अभी फ़ोन के उस पार से निकली थी। आप सही कह रहे हैं डैड, आज से हमारी जिंदगी का भी कोई हिस्सा नहीं रहेंगे आप लोग। उसने बिना एक शब्द और सुने कॉल काट दिया। प्रिया घबराकर बोली, विजय, ऐसा मत बोलो। वो उसकी तरफ झुककर बोला, श्श, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसे क्या पसंद है, कौन क्या सोचता है। वो मेरी बेटी है और मेरे लिए वो परफेक्ट है, बस। उसने पहले प्रिया के माथे पर एक किस दिया, फिर आहाना की नन्ही उंगलियों को होठों से छू लिया। उस छोटे से अस्पताल के कमरे के बाहर दुनिया जितनी भी कठोर क्यों ना हो, उस वक्त उस कमरे के अंदर एक छोटी सी दुनिया थी, माँ, बाप और उनकी बेटी, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। 1 साल पलक झपकते बीत गया। आहाना अब गोल मटोल हंसमुख गुड़िया बन चुकी थी। वही काली आंखें, वही लंबी पलकें, बस अब उनमें शरारत भी चमकने लगी थी। आज उसका पहला जन्मदिन था। छोटा सा घर गुब्बारों, रंगीन रिबन और ताज़ा बने केक की खुशबू से भर गया था। प्रिया ने हफ्तों से तैयारी की थी, हर छोटी चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहती थी। वो केक पर आखिरी सजावट रखते हुए धीरे से बोली, विजय, प्लीज़ बस इस बार अपने घरवालों को बुला लो। आज उसका पहला बर्थडे है, शायद आज वो आ जाए। विजय ने गहरी सांस ली, नज़रें उससे मिली, फिर नर्म पड़ गई। ठीक है, तुम्हारे लिए। उसने कॉल किया, मैसेज किया। दिन भर मेहमान आते रहे, बच्चे खेलते रहे, हंसी मजाक चलता रहा, पर दरवाजे पर ना तो दादा दादी आए, ना कोई कॉल, ना कोई संदेश। प्रिया बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर आवाज़ पर चौंकती। विजय ने ये सब नोटिस किया और आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। प्रिया, वो अस्पताल तक नहीं आए थे जब वो पैदा हुई थी, आज क्यों आते? उसकी आंखें झुक गईं, धीरे से बोली, क्योंकि वो उनकी पोती है। विजय की आवाज़ नर्म हुई, मगर शब्द मजबूत थे। उन्होंने खुद दूर रहना चुना है, और ये ठीक है। देखो इधर, आहाना के आसपास कितने लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं। हमें बस वही चाहिए और कुछ नहीं। तभी आहाना केक पर झुकते झुकते अपना हाथ और मुंह दोनों क्रीम में डुबो बैठी। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। विजय ने उसकी क्रीम से सनी पेशानी पर हल्के से किस दिया और फुसफुसाया, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, तुम ही मेरी पूरी फैमिली हो। कमरे में शोर था, हंसी थी, प्यार था। सिर्फ कुछ कुर्सियां खाली थीं उन लोगों के लिए जो आए ही नहीं, पर उस कमी से ज्यादा जोर से उस घर में मोहब्बत बोल रही थी। 3 साल बाद आहाना अब घर में इधर उधर दौड़ती, खिलखिलाती, खिलौनों से भरा लिविंग रूम उसकी दुनिया बन चुका था। वो हंसते हुए अपने खिलौनों के पीछे भाग रही थी और वहीं पास में प्रिया की नज़र बार बार विजय पर टिक जा रही थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ से वही पुरानी आवाज़ थी, सख्त, पुरानी सोच से भरी। देखो विजय, चलो फिर से एक परिवार बन जाते हैं, घर वापस आ जाओ। विजय शांत लहजे में बोला,
मैं नहीं आ सकता। मेरी बेटी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती है, मैं उसे यहाँ से नहीं निकालूंगा। आवाज़ के दूसरे तरफ से ताना उछला, पर वो तो बस लड़की है, उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? कल को शादी करके चली जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा बदले में? प्रिया ने दूर से ही देखा विजय के जबड़े में गुस्से की चिंगारी साफ दिखने लगी थी। उसका जबड़ा कस गया, कदम अपने आप आगे बढ़े। अब उसकी आवाज़ धीमी थी मगर शब्द चीर देने वाले थे। बस, बहुत हो गया। मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और मत कहिएगा। वो सिर्फ लड़की नहीं है, वो मेरी औलाद है, मेरी शान है। मैं उसे वो सब दूंगा जो वो डिजर्व करती है, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। फोन के उस पार से कुछ कहने की कोशिश हुई, पर अब विजय रुकने वाला नहीं था। सालों से चुप रहा हूं। जब आपने मुझे जज किया, प्रिया को जज किया, अब मेरी बेटी की बारी आई है? नहीं, आज के बाद ये मत सोचना कि मैं चुप रहूंगा। आहाना पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, और कोई भी उसके लड़की होने पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो जवाब सुनना पड़ेगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने आखिरी बात कही, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कल को मुझे क्या देगी। मुझे उससे सिर्फ ये लेना देना है कि वो अपना भविष्य खुद बना सके। अगर आप इसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बेहतर है कि हमारे बीच ये रिश्ता भी यहीं खत्म समझिए। उसने कॉल काट दिया। पीछे से खिलौनों की आवाज़ बंद हो चुकी थी। आहाना ने खेलना रोक दिया था। वो अपने पापा की बदली हुई आवाज़ महसूस कर चुकी थी। धीरे धीरे चलकर वो प्रिया के पास आई और उसकी टांग से लिपट गई, जैसे किसी अनजाने डर से छुप रही हो। प्रिया ने उसे गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। विजय ने मुड़कर दोनों को देखा। एक नज़र में सब कुछ था, गुस्सा, दर्द और सबसे ज्यादा ये वादा कि वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। घर का माहौल कई दिनों बाद इतना रौनक भरा लग रहा था। ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों की आवाज़ें, चाय के कप, शादी की बातें, पर इस शोर के बीच कहीं न कहीं एक अनदेखा तूफान भी उठने वाला था। विजय सोफे पर बैठा था कि तभी उसके सामने उसके पिता रणबीर मल्होत्रा आकर बैठे। चेहरे पर बनावटी थकान और आवाज़ में नरमी थी। धीरे से बोले, विजय, उस दिन जो हुआ अब उसे जाने दो। हमसे गलती हो गई थी, जो करना है कर बस। बात बीच में ही माँ मायरा ने मीठे मगर चतुर अंदाज में पकड़ ली। तुम तो जानते ही हो ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सोहम की शादी ढंग से करवा सकें। शब्द साधे हुए थे पर निशाना सीधा था विजय के दिल पर। सोहम, उसका छोटा भाई, वो हमेशा से उसके लिए जिम्मेदारी जैसा ही तो रहा था। विजय की आंखें कुछ नरम पड़ी, भीतर कहीं अपराध बोध भी जागा। शायद मैंने सच में घरवालों से कुछ ज्यादा ही दूरी बना ली। शाम ढलने के साथ साथ बातों का रुख बदल गया। अब शादी के लिए लिस्ट बन रही थी। भारी डेकोरेशन, 5 सितारा बैंक्वेट हॉल, डिज़ाइनर कपड़े, महंगे गिफ्ट, गाड़ियाँ, शो शान, हर चीज़ पिछले से ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा खर्चीली। और पता ही नहीं चला कब कब किस किस बात पर विजय ने ठीक है कहकर चेक साइन करने शुरू कर दिए। पेमेंट्स मंजूर होने लगे, बजट उड़ने लगा। रसोई के दरवाजे के पास खड़ी प्रिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। आखिरकार वो रुकी नहीं, कमरे में आकर बोली, विजय बस करो, इतना पैसा खर्च मत करो। ये सब दिखावे के लिए क्यों? हमें ये पैसे आहाना के लिए बचाने चाहिए। विजय ने पलट कर देखा, चेहरा हल्का चिढ़ा हुआ। प्रिया, ये मेरा अपना भाई है, उसकी शादी है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना? प्रिया की आवाज़ अब और भी बेचैन हो गई। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा है। वो लोग साफ साफ तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। विजय का चेहरा सख्त पड़ गया। तेज आवाज में बोला, मुझसे सवाल मत करो प्रिया। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ चुका था। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। कहीं दूर सीढ़ियों पर खड़ी आहाना के मुंह से निकली हल्की सी हाँप सुनाई दी। विजय की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मैं अपने परिवार के लिए सही करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो बेहतर है तुम बीच में मत पड़ो। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ चांटे का दर्द नहीं थे, ये उस चोट के आंसू थे जो उसने उसके भरोसे पर लगी थी, वो भरोसा जो उसने अपने ही पति पर किया था। सीढ़ियों के पास खड़ी छोटी सी आहाना कांपती आवाज में बोली, पापा, गुस्सा मत करो, मम्मा को मत मारो। विजय ने जैसे पहली बार अपनी बेटी की आंखों में डर देखा। उसका गुस्सा एक पल में टूटने लगा, अपराध बोध भीतर तक चुभने लगा।
प्रिया, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया ने चेहरा मोड़ लिया। गाल अब भी जल रहा था, पर दिल उससे कहीं ज्यादा। उसकी आवाज कांप रही थी। विजय, तुमने ये कैसे कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाई? उस रात घर में शोर था, तैयारियां थी, पर उनके कमरे में सिर्फ चुप्पी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। घर अब शादी की भागदौड़ से भरा रहता। रिश्तेदार आते जाते, कोई गाड़ी की बात कर रहा तो कोई गिफ्ट की, कोई बड़े बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पर चर्चा कर रहा। विजय हर किसी के लिए उपलब्ध था। किसी के लिए लोन का इंतजाम, किसी के लिए गिफ्ट, किसी के लिए कैश। कोई भी काम इतना बड़ा नहीं था कि वो मना कर दे, कोई भी फेवर इतना छोटा नहीं कि उस पर पैसा न लगे। प्रिया दूर से ये सब देखती, उसका दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा और डूबता जाता। एक शाम वो फिर रुकी नहीं, वो सीधे विजय के पास गई, जो किसी पेमेंट की फाइल देख रहा था। विजय, प्लीज़ कुछ तो पैसे बचा लो आहाना के लिए। कल को उसकी पढ़ाई होगी, उसकी शादी होगी, उसका भविष्य होगा। तुम यूं ही सब उड़ा दोगे तो हमारे पास बचेगा क्या? विजय ने मुस्कुराकर जैसे बात हल्की करने की कोशिश की। ओहो प्रिया, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। आज खर्च करूंगा तो कल और कमा लूंगा। हमारी बेटी को सब मिलेगा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा। प्रिया ने सिर हिलाया। अब उसकी झुंझलाहट साफ थी। बात सिर्फ पैसे की नहीं है विजय, बात समझदारी की है। जो कमाते हो उसे यूं लोगों पर लुटा दोगे तो कल को हमारी बेटी के लिए सच में कुछ नहीं बचेगा। हर रिश्तेदार, हर फेवर, हर शादी, क्या सबका बोझ तुम अकेले उठाओगे? विजय का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अब उसकी आवाज में नरमी नहीं, जिद थी। प्रिया, एक बात कान खोल कर सुन लो। आहाना का भविष्य सिर्फ पैसे से नहीं बनेगा। उसका भविष्य इस बात से बनेगा कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ, कैसी जिंदगी दे सकता हूँ। और जहाँ तक पैसों की बात है, मेरी बेटी को जो चाहिए होगा मैं दिलाऊंगा। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि कितना काफी है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। ये वही आदमी था जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, लेकिन उन्हीं अपनों के लिए अपनी बेटी की जरूरतों को पीछे धकेल रहा था। उसने टूटे स्वर में कहा, तुम आहाना के लिए सोच ही नहीं रहे, तुम सिर्फ सबको खुश करने में लगे हो। उन्हें खुश रखने के चक्कर में तुम हमारी बेटी का हक भूल रहे हो। कमरे में फिर से वही पुराना सन्नाटा पसर गया। कोने में बैठी छोटी सी आहाना अपने खिलौनों से खेलती रही, पर उसकी मासूम आंखें कभी कभी अपने मम्मी पापा की तरफ उठ जाती। वो अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि घर की हवा पहले जैसी नहीं रही। 1 साल बीत चुका था। घर फिर से बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। सोहम की बेटी रिया का जन्म हुआ था। छोटी सी गुड़िया जैसी गोल मटोल। आहाना उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी। वो खिलखिलाकर उसे गले लगाती, हर बार गांव आते ही सबसे पहले रिया को ढूंढती, उसके साथ खेलना चाहती। जब भी वो लोग गांव आते, आहाना की आंखों में एक अलग चमक होती। ये मेरा भी तो परिवार है, दादा दादी, छोटा कजिन। लेकिन एक दोपहर सब कुछ बदल गया। आहाना खिड़की के पास चुपचाप बैठी खेल रही थी, तभी उसकी नज़र आंगन की तरफ गई। वहां उसके दादाजी नीचे झुककर रिया को गोद में लिए बैठे थे। वो उसे चॉकलेट खिला रहे थे, उसके गालों को प्यार से दबा रहे थे और ऐसे हंस रहे थे मानो पूरी दुनिया का खजाना उनकी बाहों में हो। आहाना की छोटी सी आवाज उसके ही अंदर दबकर रह गई, धीरे से बुदबुदाई, लेकिन दादाजी ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। उसी समय दादी उधर से गुजरी। उन्होंने उसकी नजरें देख लीं, हल्की सी मुस्कान पर जहर भरी। अरे आहाना, जलन मत करो, रिया अभी बहुत छोटी है ना। बात तो हल्की थी, पर तीर की तरह दिल में धस गई। उसे याद आया, कितनी ही बार वो दादाजी के पास गई थी, पर उन्होंने कभी उसे ऐसे गोद में नहीं उठाया, कभी उसके लिए चॉकलेट नहीं लाई, कभी उसके साथ ऐसे नहीं खेल पाए। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा। आंखों में एक चुभन लिए वो भागकर प्रिया के पास गई और उसकी टांग से लिपट गई। मम्मा, दादाजी मुझे कभी चॉकलेट क्यों नहीं देते? मुझे कभी गले क्यों नहीं लगाते? प्रिया का दिल कस गया। उसने तुरंत आहाना को गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। नरमी से बोली, बेटा, ये इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करते। कभी कभी बड़े लोग खुद ही गलत होते हैं, उनकी सोच सही नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा और मैं तुमसे दुनिया से ज्यादा प्यार करते हैं, बस वही सबसे जरूरी है। आहाना ने चुपचाप सिर हिला दिया, आंसू रोकने की कोशिश की, पर उसकी छोटे से दिल में वो चुभन रह गई। मेरे साथ हमेशा अलग व्यवहार क्यों?
कुछ दिन बाद वो लोग वापस शहर लौट आए। विजय ने एक बड़ा सुंदर सा फ्लैट किराए पर लिया था। रोशनी से भरे कमरे, रंग बिरंगे खिलौने, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी, खेलने की अलग जगह। अगर बाहर से कोई देखता तो कहता, क्या जिंदगी है इस बच्ची की। लेकिन अंदर से सब अधूरा था। आहाना के पास वो सब था जो पैसे से खरीदा जा सकता था। नए कपड़े, महंगे खिलौने, अच्छी स्कूल की पढ़ाई। बस नहीं थी तो दादा दादी के प्यार की एक छोटी सी छाँव। वो कई बार दीवार पर लगी तस्वीरों को देखती और मन ही मन पूछती, मुझे वैसे क्यों नहीं प्यार करते जैसे रिया को करते हैं। प्रिया ने ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थीं। बिना वजह भारी सांसें, खिलौनों को कसकर पकड़कर सोना, अकेले बैठकर फोटो की तरफ देखना। एक दिन उसने पास बैठकर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा और मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किसी और का बर्ताव तुम्हें ये कभी महसूस न करवाए कि तुम कम हो, समझी। आहाना ने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की, पर भीतर जो खालीपन था वो वहीं का वहीं रहा। एक बड़े आरामदायक घर में भी उसके छोटे से दिल को एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी कमी काटने लगी। दादा दादी का वो प्यार जो रिया को मिला, पर उसे कभी नहीं। विजय काम, फोन कॉल्स और गांव के रिश्तेदारों की मदद में इतना उलझा रहता कि उसे ये धीमा दर्द दिख ही नहीं पाया। और यूं ही खिलौनों और किताबों से भरे उस फ्लैट में आहाना की जिंदगी सब कुछ होते हुए भी अकेली बनती चली गई। जहां उसे सच्चा अपनापन सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलता था, बाकी रिश्ता नाते बस नाम के थे। 8 साल की हो चुकी थी अब आहाना, उम्र के हिसाब से लंबी पर स्वभाव से बहुत चुपचाप और सोचने वाली। दूसरी तरफ रिया अब 3 साल की हो गई थी, नटखट, शरारती, बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाली। एक धूप भरी दोपहर सब लोग फिर से गांव आए हुए थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, हवा में मिट्टी की महक थी और घर के अंदर से आती हंसी की आवाज़ें। रिया के हाथ में लकड़ी की एक पतली सी डंडी थी। वो खेल खेल में उसे झुलाती फिर रही थी। अचानक वो डंडी सीधे आहाना के सर पर लगी। धप! आहाना जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना माथा पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। धीरे से रोते हुए बोली, आह, बहुत दर्द हो रहा है। शोर सुनते ही रिया के माँ बाप और दादा दादी भाग कर आए। रिया खुद भी डर के मारे रोने लगी। किसी ने उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरी बच्ची, कुछ हुआ तो नहीं, रो मत। दादी उसके बाल सहलाने लगी। अरे बेचारी, घबरा गई है। फिर किसी की नज़र जमीन पर बैठी माथा पकड़े रोती हुई आहाना पर पड़ी। आवाज आई, अरे कुछ नहीं हुआ उसे, एक छोटा सा धक्का है, ठीक हो जाएगी। रिया तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता होता है। दूसरी आवाज, हाँ हाँ, ड्रामा मत करो आहाना, तुम ठीक हो, उठो, कुछ नहीं हुआ है। आहाना के छोटे से कंधे हिल रहे थे, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। दर्द सर पर कम, दिल में ज्यादा था। किसी ने झुककर उसका माथा तक नहीं देखा, किसी ने ये नहीं पूछा, तुम ठीक हो बेटा। बस एक इंसान भागते हुए आया, प्रिया। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गई, उसे बाहों में भर लिया। ओह बेटा, माफ कर दे, आओ, मम्मा देखती है तुम्हारा सर, बहुत दर्द हो रहा है। आहाना सुबकते हुए अपनी माँ से लिपट गई। मम्मा, सबको रिया की इतनी फिक्र क्यों है, मेरे लिए कोई क्यों नहीं सोचता। प्रिया का दिल फट गया। उसने आहाना को और कसकर सीने से लगा लिया। धीरे से फुसफुसाई, बेटा डर मत, मम्मा है ना तेरे पास, मैं हमेशा तेरी तरफ रहूंगी। कोई और देखे या ना देखे, मैं हमेशा तेरी तकलीफ समझूंगी। उस दिन लकड़ी की डंडी का दर्द कुछ ही देर में कम हो गया, लेकिन जो बात आहाना ने सीखी थी वो उसके मन में बहुत गहरे बैठ गई। इसी घर में, इसी परिवार में उसका स्थान हमेशा रिया से छोटा रहेगा। और पहली बार उसने ये महसूस किया कि कभी-कभी एक भरे पूरे घर में भी एक बच्चा अपनी ही जगह पर अकेला पड़ जाता है। दिन तेजी से बीतते गए। अब आहाना 10 साल की हो चुकी थी और रिया 5 साल की। शुरुआत में आहाना ने अपनी छोटी कज़न से बहुत प्यार करने की कोशिश की थी। वो उसे गोद में लेती, उसके साथ खिलौने बांटती, उसके लिए चॉकलेट भी छोड़ देती, ये सोचकर कि शायद एक दिन रिया भी उसी तरह उससे प्यार करेगी। लेकिन साल बीतने के साथ साथ सच सामने आने लगा। रिया अपनी माँ की तरह ही बनती जा रही थी, अंदर से लालची, जलन भरी और तकलीफ देने में मज़ा लेने वाली। जब भी बच्चे साथ खेलते, रिया हमेशा मौका ढूंढती कि वो आहाना को धक्का दे, उसका खिलौना छीन ले या सबके सामने उसे छोटा महसूस करवाए।
एक दिन वो दोनों गुड़िया से खेल रही थी। आहाना के हाथ में नई गुड़िया थी जो विजय ने बहुत प्यार से उसके लिए खरीदी थी। रिया ने अचानक झपटकर गुड़िया पकड़ ली। ये मेरी, तुमको तो हमेशा अच्छी चीजें मिलती आहाना। आहाना ने शांति से हल्के से गुड़िया थामने की कोशिश की। रिया, ऐसे मत करो, हम दोनों साथ साथ खेल सकते हैं ना। रिया ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे धक्का दे दिया। नहीं, मुझे शेयर नहीं करना, तुम्हें तो सब कुछ मिलता है। ये सिर्फ खिलौनों की बात नहीं थी। रिया हमेशा बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। छोटी छोटी बातों पर शेखी बघारना, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, कहकर आहाना को नीचा दिखाना। और अगर कभी आहाना ने अच्छा किया तो उसके बीच में बोलकर उसका पल बिगाड़ देना। प्रिया ये सब दूर से देखती और हर बार उसके दिल पर एक और चोट लग जाती। वो आहाना को एक तरफ ले जाती, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, उसकी जलन को अपना दर्द मत बना। रिया के दिल में अच्छाई कम है बस। तू उससे बेहतर है, ये कभी मत भूलना। आहाना की आंखों में उलझन होती। पर मम्मा, वो हमेशा मेरे साथ बुरा ही क्यों करती है? प्रिया उसे गले लगा लेती। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू भी उनके जैसा बन जाए। तू दयालु रह, अच्छी रह, यही तेरी जीत है। सबसे बुरी बात ये थी कि दादा दादी भी रिया की ये चालाकियां देख रहे थे, लेकिन उसे रोकने के बजाय कई बार उसकी तारीफ कर देते, हंस देते या बात टाल देते। इससे रिया और ज्यादा बेपरवाह और ज्यादा जालिम हो गई। समय के साथ साथ स्मार्ट, टैलेंटेड और बेहद नर्म दिल वाली आहाना ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो एक ऐसे घर में बड़ी हो रही है जहाँ प्यार बराबर बांटा नहीं जाता, जहाँ किसी एक की ईर्ष्या दूसरे की पूरी बचपन पर छाया बन जाती है। धीरे धीरे उसने सीख लिया मुस्कुराना, सबके सामने हंसना और अंदर अंदर अपने दिल को खुद ही संभालना, क्योंकि इस परिवार में प्यार उसे अपने आप नहीं मिलता था। उसे अपनी जगह के लिए चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ना पड़ता था। क्योंकि इस परिवार में प्यार उसे अपने आप नहीं मिलता था, उसे अपनी जगह के लिए चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ना पड़ता था। सीन 2। मैथ्स, नतन और एक छोटी सी हार। शहर लौटने के बाद माहौल बदल चुका था। अब घर की जगह टेंशन से भरी कॉपियां, किताबें और एग्जाम की तारीखें ले ली थीं। फाइनल एग्जाम चल रहे थे। क्लास में गहरी खामोशी थी, बस पेन की खड़खड़ाहट और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आहाना अपनी सीट पर बैठी थी, माथे पर हल्के पसीने की परत, आंखें पेपर की मुश्किल लाइनों पर टिकी हुईं। उसके पीछे बैठा था नतन, वो लड़का जो उसी के साथ स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। फर्क बस इतना था कि जहां आहाना नर्वस थी, वहीं नतन क्लास का टॉपर, कॉन्फिडेंट और हमेशा स्मर्क मारने वाला टाइप था। मैथ्स का पेपर था और मैथ्स आहाना की दुश्मन। वो झुंझलाकर पीछे मुड़ी, धीरे से फुसफुसाई, नतन सुनो ना, ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक आंसर बता दो। नतन ने हल्का सा मुस्कुराकर कुर्सी पीछे खिसकाकर कहा, नहीं, सीधे बैठो, अपने आप करो। आहाना ने आंखें घुमाई, अरे प्लीज, एक ही तो क्वेश्चन है, और वो भी मैथ्स, तुझे पता है मुझे मैथ्स से कितनी नफरत है ना, बस ये वाला करा दे, मेरी जान बच जाएगी। वो हंसी रोकते हुए सिर हिलाता रहा। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, तभी टीचर की तेज आवाज क्लास में गूंज उठी, आहा, पीछे वाले दोनों खड़े हो जाओ, क्या हो रहा है वहां? आहाना एकदम जम गई, धीरे से उठते हुए बोली, मैम वो बस एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो। टीचर ने नतन की तरफ इशारा करके कहा, मैं यहाँ टीचर हूँ, ये नहीं। एग्जाम तुम्हारी समझ की जांच करने के लिए होते हैं, पड़ोसी की नहीं। बैठो और अपने पेपर पर ध्यान दो। पूरी क्लास हल्का सा मुस्कुराई। नतन ने धीमे से मुंह छिपाकर हंसी दबाई। आहाना ने उसे घूर कर देखा और बड़बड़ाई, रुक जा, एक दिन इसका पूरा बदला लूंगी मैं। फिर उसने गहरी सांस ली और वापस पेपर की तरफ झुक गई। भले ही मैथ्स उसे उतना ही नापसंद करता था जितना वो मैथ्स को करती थी, फिर भी उसके मन में एक ही बात थी, किसी तरह पास तो होना ही है। पेपर खत्म होते ही टीचर ने कॉपियां इकट्ठा कर लीं। आहाना ने पीछे झुककर आराम से सांस ली और नतन की तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान बिखेरी। तो मिस्टर परफेक्ट, लगता है तुमने फिर टॉप कर लिया ना? नतन ने भौहें चढ़ाईं, पहले से ही उसके अगले हमले को भांपते हुए। फिर जवाब देने से पहले ही आहाना ने बिजली की तेजी से उसकी मेज से पेन छीन लिया। अरे, लौटा दो, नतन ने झटके से हाथ बढ़ाया। ओहो ना, ये पेन अब मेरा है, समझ लो एग्जाम में इतना स्मग रहने का इनाम। नतन ने कूद कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आहाना कुर्सी घुमाकर पेन ऊपर हवा में लटका दिया। तुम नामुमकिन हो, नतन हंसते हुए बड़बड़ाया, गुस्से का नाटक करते हुए।
मैं या तुम बस धीमे हो। वो उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारी ताकि वो मुड़ जाए और झट से पेन अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। नतन ने सिर हिलाकर ताली बजाई, नकली नाराजगी दिखाते हुए। ओके, इस बार एक छोटी सी जीत तुम्हारी, लेकिन सावधान रहना, मैं वापस लूंगा ये। मैं तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। आ गया जीनियस। उस दिन पहली बार दोनों जोर से हंसे। एग्जाम का सारा तनाव पिघल गया और उसकी जगह आया एक शरारती मुकाबला। तनाव के बीच में भी आहाना को मजा आने लगा। नतन को चिढ़ाना शायद बुरा नहीं है। अगले दिन आखिरी पेपर खत्म होते ही आहाना फिर से शरारत पर उतर आई। उसने हवा में नतन का पेंसिल उछाल दिया। वो क्लास के फर्श पे लुढ़कता हुआ सीधे टीचर के पैरों तले जाकर रुका। जाओ, उठाओ और लाकर दो, नतन ने उंगली दिखाते हुए कहा। ना जी, मैं उस अजगर के पास नहीं जा रही, आहाना ने मजाक में मना कर दिया। चुप करो, ये मेरा है और तूने फेंका। आहाना ने चुपके से हंसते हुए इधर उधर देखा, कोई और सुन न ले। तुम्हें अपने पेंसिल से इतनी मोहब्बत है क्या? जरा कसकर पकड़ लिया करो। नतन ने आंखें घुमाई, हंसी रोकते हुए। हाय, ठीक है, मैं ही उठाता हूँ, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई आहाना। आहाना ने कूल्हों पर हाथ रखकर नाटकीय अंदाज में सांस रोकी। ओ नो, अब डर तो नहीं जाना मुझे। नतन ने सिर हिलाया, फिर भी मुस्कुराता हुआ झुक गया पेंसिल उठाने। टीचर कहीं और व्यस्त थी, इस छोटी सी बुद्धि की लड़ाई को नोटिस ही नहीं किया। आहाना ने झुकते हुए फुसफुसाया, संभल जाना, फिर फेंक दूंगी। नतन ने पलटकर चुनौती भरे नजरों से देखा। कोशिश कर। क्लास में वो खामोश तनाव फैल गया। दो जिद्दी बच्चे, दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं। एक शरारत भरी जंग जो कहीं न कहीं दोनों के दिलों को जोड़ने वाली थी। दिन गुजरते गए और आहाना की शरारतें और बिंदास हो गई। अब वो नतन को ऐसे ऐसे मजेदार निकनेम्स देने लगी थी कि वो हर बार लाल हो जाता। क्लास में अपनी डेस्क के पास से गुजरते हुए वो चहक कर बोली, हाय मिस्टर पेंसिल होल्डर। नतन ने तुरंत मुंह फुला लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा नाराज हो गया हो। बाहें क्रॉस, होंठ बाहर, परफेक्ट सल्क। ये मजाक नहीं है, वो बुदबुदाया। आहाना ने नाटकीय अंदाज में हाथ सीने पर रखकर सांस रोकी। ओहो, इतना बेबी मत बनो, 5 साल वाले की तरह सुलूक कर रहे हो। नतन ने भौएं चढ़ाईं, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। या शायद मिस्टर ग्रम्पी बट सीक्रेटली स्माइली। हाँ, ये तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। चाहे वो जितना विरोध करता, आहाना रुकने वाली नहीं थी। उसकी चिढ़ाने वाली बातें, मजाक उड़ाना, उसके सीरियस नर्डी साइड पर तंज कसना, सब चलता रहता। और जितना वो चिढ़ाती, उतना ही नतन सुलूक करता। गर्व आहत लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये ध्यान पसंद था, भले ही वो कभी मुंह से ये कबूल न करता। एक बार फिर डेस्क के पास से गुजरते हुए फुसफुसाई, ज्यादा सुलूक मत करना नर्ड, तुम्हारे परफेक्ट बाल खराब हो जाएंगे। नतन ने घूरा, लेकिन उस नज़र में सच्चा गुस्सा नहीं था। भीतर ही भीतर वो उसके अगले तीर का इंतजार करने लगा। अगला मज़ेदार निकनेम, अगली शरारत। उनकी ये छोटी मोटी शब्दों की जंग दोनों को गुप्त रूप से मज़ा दे रही थी, भले ही नतन सुलूक करना ज़्यादा पसंद करता। समय बीता, साल गुजर गए। स्कूल लाइफ अपनी रफ्तार से चलती रही। आहाना ने नतन को भूल ही जाना था। वो चिढ़ाना, सुलूक करना, पेंसिल की जंगें, सब क्लास की पुरानी यादें बनकर रह गईं। अब उसकी दुनिया में पढ़ाई थी, दोस्तियां थीं। एक दोपहर लंच ब्रेक में दोस्तों का ग्रुप उसके चारों तरफ जमा हो गया। फुसफुसाहटें, हंसी मजाक। सना ने चुटकी लेते हुए कहा, ऊ आहाना, नतन को हाल में नोटिस किया क्या? समरा ने मजाक में जोड़ा, हाँ रे, तुम दोनों कितने क्यूट लगोगे साथ में, हमें तो तुम्हें शिप करना चाहिए। आहाना का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ हिलाकर टालने की कोशिश की। चुप करो यार, क्या बकवास है ये। सना ने फिर चिढ़ाया, अरे हाँ ना, तुम तो उसे इतना चिढ़ाती थी, वो तो कुछ मतलब ही था ना। वो तो सालों पुरानी बात है, अब तो उसके बारे में सोचती भी नहीं। समरा ने आंख मारकर कहा, हाँ हाँ, देखते हैं, कभी कभी फीलिंग्स अचानक आ जाती हैं। आहाना ने सिर झुका लिया, हाथों में मुंह छिपा लिया। ये सब पागल हैं। लेकिन भीतर ही भीतर एक छोटी सी अजीब हलचल हुई। क्या सच में वो नतन को पूरी तरह भूल गई थी, या उसके मन के किसी कोने में वो शरारती पल, वो सुलूक, वो मजे अभी भी जिंदा थे? एक नॉस्टैल्जिक मोहब्बत जैसा कुछ था।
दोस्तों को उसके मन की भनक तक नहीं थी। वो हंसती खिलखिलाती रहीं, प्लान बनाती रहीं, फुसफुसाती रहीं और आहाना बस कोशिश करती रही इस मजाक को इग्नोर करने की। दिन गुजरते गए और आहाना की शरारतें और बिंदास हो गई। अब वो नतन को ऐसे ऐसे मजेदार निकनेम्स देने लगी थी कि वो हर बार लाल हो जाता। क्लास में अपनी डेस्क के पास से गुजरते हुए वो चहक कर बोली, हाय मिस्टर पेंसिल होल्डर। नतन ने तुरंत मुंह फुला लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा नाराज हो गया हो। बाहें क्रॉस, होंठ बाहर, परफेक्ट सल्क। ये मजाक नहीं है, वो बुदबुदाया। आहाना ने नाटकीय अंदाज में हाथ सीने पर रखकर सांस रोकी। ओहो, इतना बेबी मत बनो, 5 साल वाले की तरह सुलूक कर रहे हो। नतन ने भौएं चढ़ाईं, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। या शायद मिस्टर ग्रम्पी बट सीक्रेटली स्माइली। हाँ, ये तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। चाहे वो जितना विरोध करता, आहाना रुकने वाली नहीं थी। उसकी चिढ़ाने वाली बातें, मजाक उड़ाना, उसके सीरियस नर्डी साइड पर तंज कसना, सब चलता रहता। और जितना वो चिढ़ाती, उतना ही नतन सुलूक करता। गर्व आहत लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये ध्यान पसंद था, भले ही वो कभी मुंह से ये कबूल न करता। एक बार फिर डेस्क के पास से गुजरते हुए फुसफुसाई, ज्यादा सुलूक मत करना नर्ड, तुम्हारे परफेक्ट बाल खराब हो जाएंगे। नतन ने घूरा, लेकिन उस नजर में सच्चा गुस्सा नहीं था। भीतर ही भीतर वो उसके अगले तीर का इंतजार करने लगा। अगला मजेदार निकनेम, अगली शरारत। उनकी ये छोटी मोटी शब्दों की जंग दोनों को गुप्त रूप से मजा दे रही थी, भले ही नतन सुलूक करना ज्यादा पसंद करता। समय बीता, साल गुजर गए। स्कूल लाइफ अपनी रफ्तार से चलती रही। आहाना ने नतन को भूल ही जाना था। वो चिढ़ाना, सुलूक करना, पेंसिल की जंगें, सब क्लास की पुरानी यादें बनकर रह गईं। अब उसकी दुनिया में पढ़ाई थी, दोस्तियां थीं। एक दोपहर लंच ब्रेक में दोस्तों का ग्रुप उसके चारों तरफ जमा हो गया। फुसफुसाहटें, हंसी मजाक। सना ने चुटकी लेते हुए कहा, ऊ आहाना, नतन को हाल में नोटिस किया क्या? समरा ने मजाक में जोड़ा, हाँ रे, तुम दोनों कितने क्यूट लगोगे साथ में, हमें तो तुम्हें शिप करना चाहिए। आहाना का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ हिलाकर टालने की कोशिश की। चुप करो यार, क्या बकवास है ये। सना ने फिर चिढ़ाया, अरे हाँ ना, तुम तो उसे इतना चिढ़ाती थी, वो तो कुछ मतलब ही था ना। वो तो सालों पुरानी बात है, अब तो उसके बारे में सोचती भी नहीं। समरा ने आंख मारकर कहा, हाँ हाँ देखते हैं, कभी कभी फीलिंग्स अचानक आ जाती हैं। आहाना ने सिर झुका लिया, हाथों में मुंह छिपा लिया। ये सब पागल हैं। लेकिन भीतर ही भीतर एक छोटी सी अजीब हलचल हुई। क्या सच में वो नतन को पूरी तरह भूल गई थी, या उसके मन के किसी कोने में वो शरारती पल, वो सुलूक, वो मजे अभी भी जिंदा थे? एक नॉस्टैल्जिक मोहब्बत जैसा कुछ था। दोस्तों को उसके मन की भनक तक नहीं थी। वो हंसती खिलखिलाती रहीं, प्लान बनाती रहीं, फुसफुसाती रहीं और आहाना बस कोशिश करती रही इस मजाक को इग्नोर करने की। दिन बीतते गए और आहाना के दोस्तों ने हार मानना कब का छोड़ दिया था। जब भी नतन आसपास होता, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती, कोहनी मारना, आंख मारना, छोटे छोटे जोक। आहाना हर बार आंखें घुमाकर कहती, कुछ भी बात करते हो तुम लोग। शुरू में उसने सच में इग्नोर किया, पर धीरे धीरे अनजाने में कुछ बदलने लगा। अब वो खुद को क्लास में बार बार नतन की तरफ देखते हुए पकड़ती। वो कैसे लिखता है, सवाल सोचते समय भौएं कैसे सिकोड़ता है, गलती होने पर खुद ही धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुराता है, सब कुछ उसकी नज़र में आने लगा। जब जब नतन की नज़र उसकी नज़र से टकराती, उसका दिल एक बार जोर से धड़कता और वो तुरंत नज़रें झुका लेती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो शरारतें वो पहले उसके साथ करती थी, पेन छीनना, निकनेम रखना, तंग करना, अब वो सब करना भी मुश्किल लगने लगा। न तो वो उसे चिढ़ाती, न बुलाती, बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठती और चुपके चुपके उसे देखती रहती। एक दोपहर क्लास एकदम शांत थी। टीचर अभी तक नहीं आई थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। आहाना अपनी डेस्क पर बैठी थी, किताब खुली थी, पर नज़र पन्नों पर नहीं थी। उसकी नज़र फिर से नतन की तरफ चली गई। खिड़की से आती धूप सीधे उसकी डेस्क पर पड़ रही थी। उसकी किताबें सलीके से सजी थी, पेंसिल बॉक्स एकदम लाइन से रखा था, पेंसिलें बिल्कुल बराबर नुकीली। वो हल्की से मेज़ पर उंगलियां थपथपा रहा था, किसी सवाल पर सोचते हुए। आहाना के दिल में अचानक एक छोटी सी अनियंत्रित सी हलचल हुई, और तभी अचानक उसे जैसे किसी लहर ने पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच गूंजी, मुझे ये पसंद है। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, शायद
मैं इसे प्यार करती हूँ। ये ख्याल आते ही उसका सीना भारी हो गया। नतन, क्लास का टॉपर, सबसे सीरियस, सबसे स्मार्ट, सबकी नज़रों का परफेक्ट लड़का। और वो बैक बेंचर, शरारती, बार बार डांट खाने वाली, हमेशा मस्ती में रहने वाली आहाना। वो मेरे बारे में ऐसा क्या देखेगा? फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। क्लास में जब भी वो लिखता, वो देखती। जब भी वो सोचे, वो उसके हाव भाव नोटिस करती। जब भी वो हल्के से मुस्कुराए, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। धीरे धीरे उसे खुद का ही अंदाज बदलता दिखने लगा। वो वही पानी की बोतल लेकर आने लगी जैसा वो लाता था, वही पेन खरीदने लगी जो वो इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि सोचते वक्त मेज़ पर हल्के से उंगलियां थपथपाने की उसकी आदत भी उसने अनजाने में अपना ली। कभी कभी शीशे में खुद को देखकर उसके गाल खुद ब खुद लाल हो जाते। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन चाहकर भी वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। उसका हर छोटा सा इशारा, हर मुस्कान, हर हिलडुल जैसे उसे और गहराई में खींच लेता। पहली बार आहाना ने महसूस किया कि नतन के आसपास होने से उसकी धड़कनें अलग तरह से चलने लगती हैं। उसके पास बैठते ही दुनिया थोड़ी धीमी और दिल थोड़ी तेज चाल से चलने लगता है। और उसके मन के गहरे कोने में एक सच्चाई चुपचाप जगह बना चुकी थी। ये किसी आम क्रश जैसा नहीं था, ये उससे ज्यादा था, ये प्यार था। लेकिन एक तरफ क्लास का सुनहरा लड़का, सबका फेवरेट, टीचर्स का टॉकर, और दूसरी तरफ वो शरारती, बदनाम बैक बेंचर, फैमिली ड्रामा से भरी जिंदगी वाली आहाना। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा, शायद मेरे लिए ये बस एक अधूरा सपना ही रह जाएगा, जिसे मैं महसूस तो कर सकती हूँ, पर पकड़ नहीं सकती। आहाना का दिल नतन से भरा था, पर ये प्यार कभी मुंह से बाहर ना आ सका। हर बार जब इजहार करने का ख्याल आता, डर और इनसिक्योरिटी उसे रोक लेती। उसके मन में वही बात घूमती रहती, वो तो टॉपर है, परफेक्ट, स्मार्ट, और मैं बस बैक बेंचर, शरारती। उसे ऐसी लड़की कभी पसंद आएगी ही नहीं। फिर भी वो चुपचाप उसे देखती रहती, क्लास में चोरी चोरी नजरें चुराती, उसके छोटे छोटे हाव भाव नोटिस करती। सवाल सोचते समय भौहें से कोड़ना, सॉल्यूशन मिलने पर हल्की मुस्कान, गुस्सा आने पर बाल संभालना। और नतन, वो भी उसे नोटिस करने लगा था। क्लास के उस पार से कभी नजरें मिलती, बस एक पल को, फिर आहाना शर्माकर नजरें झुका लेती, गालों पर लाली छिपाने की कोशिश करती। एक दोपहर आहाना ने आखिरकार अपने दोस्तों को अपना राज बता दिया। दोस्त चीखी, हंसी, चिढ़ाया, उसके चेहरे पर गुलाबी लाली फैल गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रोक पाती, सना ने जोर से पुकारा, सब सुनो, आहाना को नतन पसंद है। आहाना जम गई, चेहरा लाल हो गया, दिल जोरों से धड़का। इधर उधर देखा, शुक्र है नतन यहाँ नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट यहीं थमने वाली न थी। नतन का बेस्ट फ्रेंड पास ही बैठा था। उसने हल्के से बम फोड़ा, तुझे पता है ना, वो बैक बेंचर है, शरारती, सीरियस कुछ नहीं, दूर रहना उसके से। नतन का चेहरा शांत रहा, कंधे झटके, मुझे पता है, हमारी जगहें अलग हैं, चिंता मत कर, मुझे उससे प्यार नहीं है। वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छिपी आहाना का दिल बैठ गया। उसके शब्दों ने सोचा सोचा से ज्यादा चुभा दिया। उसने लाखों सपने देखे थे, लेकिन कभी सोचा न था कि वो इतनी आसानी से उसे नकार देगा। फिर भी उसके लहजे में कुछ था, क्रूरता नहीं, मजाक नहीं, बस सादा सच। आहाना ने मुट्ठियां भींच ली, दिखावा नहीं करेगी कि दुखी है, भले ही उसके अंदर एक छोटी सी जिद्दी उम्मीद मरी न हो। दिन बीतते गए, फिर भी आहाना को उम्मीद थी कि शायद एक दिन नतन उसे अलग नज़र से देखेगा। हर बार जब वो पास से गुजरता, नजरें मिलती, दिल धड़कता, लेकिन लगभग हर दिन कोई ना कोई शर्मिंदगी हो जाती, खासकर स्कूल की लापरवाही की वजह से। एक दिन क्लास में टीचर ने फिर इशारा किया, आहाना, होमवर्क क्यों नहीं किया फिर से? ये बर्दाश्त नहीं होता। क्लास में हंसी की फुसफुसाहट, आहाना के गाल जलने लगे। और हाँ, नतन कुछ ही डेस्क दूर बैठा चुपचाप देख रहा था, चेहरा बेजान। उसके मन में चीख उठी, उफ, ये हमेशा उसके सामने ही क्यों होता है। उस दिन से कुछ बदल गया। वो मेहनत करने लगी, होमवर्क सही से करने लगी, पढ़ाई से प्यार नहीं आया, लेकिन नतन के सामने शर्मिंदा न होना चाहती थी। हर शाम वो देर तक जागती, कॉपियां साफ सुथरी बनाती, कोई सवाल छूटने न देती। धीरे धीरे टीचर ने सुधार नोटिस किया। उसके मन में एक नई सोच आई, शायद अगर मैं दिखा दूं कि सीरियस भी हो सकती हूं, तो वो शायद नोटिस कर ले। मैथ्स अभी भी दुश्मन था, सब्जेक्ट्स कठिन थे, लेकिन अब उसकी मोटिवेशन सिर्फ ग्रेड्स नहीं थी, वो नतन के लिए थी।
उसकी वो बिंदास शरारती शख्सियत में अब एक छिपी हुई जिद आ गई थी, बिल्कुल उसी लड़के के लिए जिसे वो प्यार करती थी और शायद जिसे उसका एहसास भी न था। कोने में चुपचाप पढ़ते हुए आहाना सपना देखती रहती, उस दिन का जब नतन आखिरकार उसे अलग नज़रों से देखेगा। आहाना ने कितनी भी मेहनत की, नतन ने उसे नोटिस करना ही बंद कर दिया। पहले जैसी चढ़ाने वाली बातें नहीं, क्लास के पार मुस्कान नहीं, बस जैसे वो उसके लिए हवा में गायब हो गई। हर बार उसे देखते हुए उसका दिल चुभता। बस एक छोटी सी नज़र, एक हल्का सा इशारा, बस इतना ही तो मांगती थी। लेकिन नतन से ज़्यादा परेशानी क्लासमेट्स से थी। वो हमेशा नज़र रखने वाले, जल्दी जज करने वाले। पीठ पीछे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो आहाना को, इतनी मेहनत किसके लिए? वो कभी नोटिस ही नहीं करेगा। सच कहूँ, वो उसके लायक भी नहीं। टॉपर, परफेक्ट ग्रेड्स और ये बस शरारती। हाँ, छोड़ देना चाहिए। साफ है नतन को कोई इंटरेस्ट नहीं। आहाना को टुकड़े टुकड़े सुनाई देते, गाल जलते, आंखें नम हो जाती। टीचर की डांट से ज्यादा ये शब्द चुभते। वो होठ काटती, आंसू रोकती। उसके मन में आवाज़ गूंजती, शायद वो सही कह रहे हैं, मैं उसके लायक नहीं। फिर भी वो उसे देखना बंद न कर सकी। क्लास में चुपचाप नज़रें चुराते रहती। उसका साफ लिखना, एकाग्रता, आसानी से सोल्यूशन निकालना, सब देखती रहती। हर दिन जजमेंट, शर्मिंदगी, नतन की खामोशी उसे छोटा महसूस करवाती। फिर भी उसके फीलिंग्स कम न हुए, उल्टे और गहरे होते गए। वो जानती थी कि उम्मीद न करनी चाहिए, सपने न देखने चाहिए, लेकिन दिल मानने को तैयार न था। स्कूल लाइफ में ये एक तरफा प्यार का दर्द उसका साथी बन गया। 3 साल बीत चुके थे। आहाना अब 14 साल की हो गई थी। नतन के लिए उसकी फीलिंग्स कभी कम न हुए। दूसरे लड़कों की तरफ उसने देखा तक न था। उसका दिल सिर्फ उसी का था। लेकिन नतन, वो अभी भी उसे इग्नोर करता, जैसे वो हवा हो। विनम्र था, लेकिन ठंडा। एक दोपहर ब्रेक में दोस्तों के साथ बैठी थी। समरा ने झुककर फुसफुसाया, आहाना, तुझे पता है नतन को अलिया शर्मा डेट कर रही है? आहाना का पेट बैठ गया। अलिया शर्मा, कभी उसकी दोस्त, अब नतन की गर्लफ्रेंड, और लगता था 2 साल से साथ थे। एक पल को सीना भारी हो गया, गला सूख गया, लेकिन आंसू न गिरे। वो चुपचाप बैठी रही, पलकें झपकाती, दर्द को निगलती। उसके मन में बस एक बात, मैं जानती थी मैं उसके लायक नहीं थी। वो दोस्तों से नज़रें हटाकर क्लास की दीवार की तरफ देखने लगी, खुद को समझाती, अलिया, वो सुंदर है, स्मार्ट है, अच्छी स्टूडेंट है। मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। कोई सिसकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस भीतर एक गहरा चुप दर्द जो सीने में बस गया। उम्मीदें टूट गईं, लेकिन वो हकीकत को स्वीकार करने को मजबूर हो गई। क्लास में चुपचाप बैठी थी आहाना। दिमाग अभी भी कल सुनी बातों पर अटका हुआ था। नतन के साथ अब अलिया शर्मा थी और पहली बार उसे साफ साफ लगा, अब बस, बहुत हो गया। उसने भीतर ही भीतर फैसला लिया, उसकी गर्लफ्रेंड है, कहानी खत्म। मैं उसके लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र ऐसे बहुत सी चीज़ों पर जाने लगी जिन पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसे दिखने लगा नतन कैसे क्लास की दूसरी लड़कियों को फ्लर्टी नज़रों से देखता है, हल्की हल्की सजेस्टिव स्माइल देता है, जबकि उसके साथ पहले से एक गर्लफ्रेंड है। उसके मन में घिन सी उठी, उफ़, मैंने इतने साल इसे पसंद किया, मैं थी क्या, अंधी? जो लड़का उसे सालों से परफेक्ट लगता था, अब अचानक बदला बदला लगने लगा। अहंकारी, दिल के मामले में लापरवाह, दिलचस्प ज़रूर, पर अंदर से कितना उथला। एक ही पल में उसका बनाया हुआ पूरा ख्वाब गिर पड़ा। क्रश, अधूरा प्यार, बेइंतहा नज़रें, सबका जादू टूट गया। आहाना ने सीधा बैठकर गहरी सांस ली। मैं इससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ। मैं अपना दिल उस पर और बर्बाद नहीं करूँगी जो ऑलरेडी जो है उसकी कद्र ही नहीं करता। उस दिन के बाद उसने नतन को देखना छोड़ दिया, अलिया से अपनी तुलना छोड़ दी और खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपनी दोस्तियाँ। कई सालों में पहली बार उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। वो सिर्फ एक तरफा प्यार से नहीं, बल्कि एक झूठे इमेज से भी आज़ाद हो रही थी। दिल टूटा था, लेकिन अब धीरे धीरे जुड़ना सीख रहा था। अगले दिन वो आगे वाली बेंच पर बैठी थी, चुपचाप नोट्स दोहरा रही थी। अब उसका फोकस खुद पर था। नतन अब उसके दिमाग में पहले जैसा जगह नहीं घेरता था। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा जोर से खुला। कुछ सेकंड में ही सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि उसे समझने का मौका नहीं मिला।
नतन ने हंसते हुए अलिया को पकड़कर सीधे उसी बेंच पर धकेल दिया जहां आहाना बैठी थी। उसके हाथ मजबूती से अलिया की कमर पर थे, पर नजरें तेज, शरारती, बिल्कुल सीधी आहाना पर टिकी हुई। स्पष्ट था वो उसे जलाने आया था, रिएक्शन लेने। एक पल को आहाना हल्का सा चौंकी, लेकिन उसके अंदर से कोई जलन नहीं उठी। न लाल हुई, न मुंह बना, न कुछ बोली, बस अपना ध्यान वापस नोटबुक पर रखे रही। चेहरे पर पूरी शांति, बिना किसी ड्रामा के। नतन के होठों पर हल्की सी स्माइल थी। जाहिर था वो समझ रहा था कि वो अटेंशन में है, लेकिन इस बार उसे वो कुछ न दे सकी जिसकी उसे आदत थी। उसने मन ही मन सोचा, ये अभी भी वही है, सबका ध्यान चाहिए, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सालों में पहली बार नतन की हरकतों ने उसके अंदर कोई तूफान नहीं उठाया। न जेलसी, न दिल की तेज धड़कन, कुछ भी नहीं। बस एक ठंडी, साफ सुथरी बेरुखी, जिसकी उम्मीद नतन ने कभी नहीं की थी। और उस खामोशी में आहाना ने एक अजीब सी ताकत महसूस की। वो आगे बढ़ चुकी थी। अब नतन के ड्रामे, उसके दिखावे उस पर कोई असर नहीं डालते थे। दिन गुजरते गए और आहाना की जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। उसके पिता विजय की कंपनी डूबने लगी। भारी घाटे, कर्ज के पहाड़, आखिरकार बैंक्रप्सी का नोटिस आ गया। रातों रात घर बदल गया। कोई लग्जरी नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। जिस आहाना के पास पहले प्राइवेट ट्यूटर्स की लाइन लगी रहती थी, अब एक भी अफोर्ड ना कर सके। फिर भी वो हर सब्जेक्ट में कटौती से पास होती रही। एवरेज मार्क्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट था जो उसकी दुश्मन बना हुआ था, मैथमेटिक्स। वो मैथ से नफरत करती थी और मैथ्स उससे। हर फॉर्मूला दूसरे ग्रह का लगता, हर प्रॉब्लम मजाक उड़ाने वाला। फिर भी मम्मा पापा को भरोसा था। वो पास हो जाएगी, हमारी आहाना होशियार है, विजय ने कहा। हाँ, बस थोड़ा और ध्यान दे दे, प्रिया ने जोड़ा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, आहाना का सबसे बुरा सपना सच हो गया। मैथ्स में फेल, फाइनल्स में। पेपर पर बड़ा लाल एफ। आहाना उसे देखती रही, गला सूखा हुआ। उसने न सिर्फ खुद को निराश किया था, बल्कि मम्मा पापा को भी, जो पहले ही आर्थिक तंगी में टूट चुके थे। उसके मन में चीख उठी, क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों फेल। पहली बार उसे एहसास हुआ, हकीकत कितनी क्रूर हो सकती है। 2 नंबरों से फेल, बस 2। हाथ कांप रहे थे पेपर पकड़ते हुए। मम्मा पापा रीचेक के लिए दौड़े। पेपर दोबारा चेक हुआ। हाँ, सच था। एक सवाल में आहाना ने सारे स्टेप सही लिखे थे, बस टीचर ने स्टेप मार्किंग नहीं दी। प्रिया ने हिम्मत जुटाई, स्कूल गई, स्टाफ रूम में टीचर के सामने खड़ी हो गई। मैम, प्लीज, बस 2 नंबर, स्टेप्स तो लिखे हैं सब, देख लीजिए, पास कर दीजिए। घर में पहले ही बहुत परेशानी चल रही है। टीचर ने पेपर देखा, फिर अहंकारी हंसी हंसी। नहीं, डिजर्व नहीं करती ये। रूल्स होते हैं। प्रिया ने हाथ जोड़ लिए। मैम, हाथ जोड़ रही हूँ, 2 नंबर के लिए 1 साल गंवाना पड़ेगा, ये मत करिएगा। लेकिन टीचर ने मुंह फेर लिया, सख्त, बेरहम। स्टाफ रूम के बाहर खड़ी आहाना ये सब देख रही थी। उसकी माँ उसके लिए गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, फिर भी इनकार। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो न गिरने दिए। धीरे से बुदबुदाई, अब मैथ्स की बात नहीं, मेरी वजह से मेरी मम्मा का अपमान हो रहा है। सीना भारी हो गया। पहली बार नतन का दर्द भूल गई, क्लासमेट्स के ताने भूल गई। उसका दर्द अब ये था, माँ की इज्जत उसके सामने कुचली जा रही थी। उस दिन आहाना के अंदर कुछ बदल गया। एक छोटी सी लड़की अब सिर्फ अपनी नहीं रही। उसने ठान लिया था, अब बस, बहुत हो गया। आहाना ने वही क्लास दोबारा ज्वाइन की। उसी कॉरिडोर से गुजरते हुए, वही दीवारें, वही क्लासरूम, लेकिन अब उसके पुरानी क्लासमेट्स ऊपर की सेक्शन में प्रमोट हो चुके थे। जब वो अपनी नई सेक्शन की तरफ जा रही थी, पुरानी क्लास के बच्चे देखकर फुसफुसाए, हंसे। देखो, बैकबेंचर फेल हो गई, मैथ्स भी पास नहीं कर पाई। ऐसी ही तो होगी, टॉपर के साथ कैसे चलती। हर शब्द उसके सीने में चाकू की तरह लगा। शुरू में वो हल्की सी मुस्कान बनाकर अनसुना करने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर अंदर वो टूट रही थी। हर रात वो खुद को कमरे में बंद कर लेती, तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती, जब तक थक कर नींद न आ जाए। धीरे धीरे वो सबसे दूर होने लगी। न मजाक, न शरारत, न क्लास में आवाज़। अब वो बस चुपचाप अपनी किताबों में खो जाती। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। मैथ्स की कॉपी पर देर तक झुकी रहती, जब तक आंखों में जलन न होने लगे। रात देर तक रिवीजन, हाथ दर्द करने लगते, फिर भी रुकती नहीं।
दिल थक चुका था, दिमाग भारी था, लेकिन इस बार हार मानने का सवाल ही नहीं था। अब वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो खुद को साबित करने के लिए पढ़ रही थी, ये दिखाने के लिए कि वो बेकार नहीं है। फिर भी जब जब पुराने क्लासमेट्स हंसते हुए पास से निकलते, उसके अंदर से एक आवाज़ उठती। रात के अंधेरे में वो खुद से फुसफुसाती, शायद मैं खुश रहने के लायक नहीं, लेकिन कम से कम मम्मा पापा का सिर झुकने नहीं दूंगी। उनके लिए पढ़ूंगी, उनके लिए जीतूंगी। यही उसकी सबसे बड़ी वजह बन गई आगे बढ़ने की। धीरे धीरे आहाना बदल गई। जो लड़की कभी बैक बेंच पर बैठकर क्लास में हंगामा करती थी, अब आगे की तरफ बैठती, शांत, किताबों के साथ। उसकी नोटबुक साफ सुथरी होने लगी, आंसर सही आने लगे। जो टीचर्स पहले सिर्फ डांटते थे, अब हल्की सराहना में सिर हिलाने लगे। वो ज्यादातर सब्जेक्ट्स में अच्छी स्टूडेंट बन चुकी थी, लेकिन मैथ्स अब भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। कितने भी घंटे देती, कितनी भी बार एक ही सवाल दोहराती, कहीं न कहीं गलती हो ही जाती। किसी तरह पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाती, उससे ज्यादा नहीं। और अब तो कोई ट्यूटर भी नहीं था, सब कुछ खुद ही समझना, खुद ही सीखना था। कुछ दिनों में वो बस कॉपी को देखती रह जाती, आंखों में आंसू भर आते, नंबर धुंधले पड़ जाते। धीरे से खुद से कहती, मुझे ये क्यों नहीं समझ आता, क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ? लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। चाहे जैसे तैसे वो पास तो हो रही थी, और उसके लिए यही जीत थी। कम से कम अब कोई टीचर ये नहीं कह सकता था कि उसने कोशिश नहीं की। एक रात थकी हुई, पढ़ाई से ब्रेक लेते हुए वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमका, रोहन। उसका बचपन का दोस्त, वो लड़का जिसके साथ वो खेलती थी, हंसती थी, राज शेयर करती थी। पर पिछले 6 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। उसने प्रोफाइल खोला, तस्वीरें देखीं, चेहरा लगभग वैसा ही, बस थोड़ा मैच्योर, थोड़ा बड़ा। और हाँ, बायो में उसका पुराना स्कूल भी लिखा था, वही जहाँ से सब शुरू हुआ था। आहाना की उंगलियां हल्का सा कांपी, फिर भी उसने फॉलो बटन दबा दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि रोहन फॉलोड यू बैक। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। बहुत दिनों बाद उसने अपने फोन की स्क्रीन को देखकर सच्ची मुस्कान दी। उसे लगा जैसे उसके बचपन का एक खोया हुआ हिस्सा चुपचाप वापस आ गया हो। आहाना ने चैट बॉक्स खोला, उंगलियां कांप रही थी। हाय, मुझे याद है क्या? मैं आहाना हूँ। वो स्क्रीन को घूरती रही, नाखून चबाती रही। कुछ मिनट बाद टाइपिंग डॉट्स नजर आए। सॉरी, पहचाना नहीं, प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। उसका चेहरा लटक गया, शायद भूल गया। 6 साल लंबा समय जो ठहरा। तुम्हारा क्लासमेट और दोस्त हुआ करती थी, स्कूल में बहुत बातें करते थे। लंबा पॉज, दिल की धड़कन तेज। पता नहीं चल रहा, वैसे मैं तो अब यूनिवर्सिटी में हूँ। आहाना रह गई। यूनिवर्सिटी? उसका रोहन तो उसी क्लास में होना चाहिए था। आंखें फैल गईं। गलत लड़का। रुको, तुम वो रोहन नहीं हो जिसे मैं समझ रही थी। ओम जी, इतनी शर्मिंदगी। सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वो तकिए में मुंह छुपा ली, इंस्टा डिलीट करने को तैयार, लेकिन जवाब उससे तेज आया। रिलैक्स, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मैसेज किया, कौन जाने शायद मैं अब तुम्हारा नया दोस्त बन जाऊं। उसके शब्दों पर आहाना की आंखें नरम हो गई। शर्मिंदगी तो थी, लेकिन कहीं गहरे में मुस्कान भी। दिन बीतते गए। आहाना रोहन से बात करने में सहज हो गई। उसने उसे कभी कुछ और न समझा, बस एक बड़ा भाई जैसा, जिससे हर बात शेयर कर सकती थी। वो भी उसे छोटी बहन की तरह तंग करता। आहाना का अपना गुप्त संसार था, नॉवेल्स। क्लास की बाकी लड़कियां गॉसिप करती, रील स्क्रॉल करती, लेकिन वो पन्नों में खो जाती। रोमांस नॉवेल्स उसके लिए जादू थे। हर कन्फेशन पर गाल लाल, हर ब्रेकअप पर आंसू, हर हैप्पी एंडिंग पर उम्मीद। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्या खुद का क्यों न लिखूं? तो उसने शुरू किया, धीरे धीरे घबराते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी लव स्टोरी बुनने लगी। शुरू में सोचा कोई पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन हफ्तों बाद जब स्टैट्स चेक किए, मुंह खुला रह गया। उसकी पहली स्टोरी 2.5 लाख व्यूज़। स्क्रीन को घूरती रही, हाथ कांप रहे थे। लोगों को मेरी राइटिंग पसंद आई, मेरी स्टोरी, मैं। उस रात बहुत दिनों बाद आहाना गर्व से भरी मुस्कान लेकर सोई। उसने आखिरकार कुछ ऐसा पा लिया था जो सिर्फ उसका था, एक सपना, एक टैलेंट, एक दुनिया जहां जजमेंट या फेलियर उसे छू ना सके। कहीं और मोबाइल की स्क्रीन पर चैट चल रही थी। रोहन शर्मा। ओए भाई, क्या हाल?
अंश मेहरा। उफ, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, नई गर्लफ्रेंड चाहिए। इस बार तो हॉट होनी चाहिए। कोई है क्या तेरे पास? रोहन ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हंसी दबाई। हॉट? आहाना परफेक्ट रहेगी। अंश की भौहें ऊपर उठ गईं। अंश, आहाना? कौन है वो? इंस्टा दिखा। रोहन ने बिना ज्यादा सोचे अपना फोन उठाया और उसका प्रोफाइल खोल दिया। स्क्रीन पर थी आहाना। मासूम मुस्कान, साफ स्किन, तीखे नैन नक्श, नेचुरल सी फिगर जो उसे बिना कोशिश के खूबसूरत दिखाती थी। अंश ने हल्का सा सीटी बजाई। अंश, देसी किलर है भाई, मुझे ये ही चाहिए। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे उसने पहले ही फैसला कर लिया हो। रोहन ने उसे मैसेज कर दिया। हे आहाना, हाँ बोलो। रोहन, एक मेरा दोस्त है, मुझे लगता है तुम दोनों अच्छे मैच रहोगे, वो काफी अच्छा लड़का है। पीछे से अंश की आवाज। बोल ना, मैं एथलीट हूं, थोड़ा और तारीफ कर पागल। रोहन ने आंखें घुमाई, फिर टाइप किया। हाँ, वो एथलीट है और काफी पॉपुलर भी। स्क्रीन के उस पार आहाना रुकी हुई उंगलियों से स्क्रीन देख रही थी। मैच? किसी लड़के के साथ? मैं? दिल जोर से धड़का। रोहन, इंटरेस्टेड हो? आहाना ने हिचकिचाकर लिखा। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। रोहन, अच्छा है, बस बात कर लेना, कोई प्रेशर नहीं। उसने होंठ दांतों में दबाए। एक हिस्सा तुरंत मना करना चाहता था, दूसरा हिस्सा फुसफुसाया। चलो बात करके देखती हूँ। उस रात फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। अंश फॉलोड यू। जिज्ञासा से उसने प्रोफाइल खोला। डीपी में खुद अंश नहीं बल्कि कोई एनिमे लड़का, बिखरे बाल, शार्प आंखें। बायो, स्लीप, ईट, वॉच एनिमे, रिपीट। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। ओह, एक और एनिमे वाला लड़का। कुछ सेकंड बाद मैसेज पॉप हुआ। अंश, हाय। आहाना, स्क्रीन की तरफ देखा। जवाब दे क्या? थोड़ी देर बाद धीरे से टाइप किया, हेलो, और वहीं से बात शुरू हो गई। एनिमे पर बहस, बीच बीच में जोक्स, उसकी नॉवेल्स की बातें, उसके एग्जाम्स को लेकर उसकी फालतू टेंशन। एक एक मैसेज के साथ वक्त फिसलता गया। पता ही नहीं चला कब घंटे बीत गए। बस दो लोगों की स्क्रीन पर एक नई कहानी चुपचाप लिखी जाने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें रोजाना हो गई। सुबह की गुड मॉर्निंग, रात के लंबे मैसेजेस, सिली मीम्स, कभी घंटों की बातें। आहाना ने खुलना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत, फेलियर, राइटिंग जर्नी, यहाँ तक कि आंसू। उसे लगता था अंश सच्चा है, नेक, लेकिन वो नहीं जानती थी वो प्रो लेवल पर झूठ बोल रहा था। तुम ही कहीं जानती है ना, अभी ब्रेकअप हुआ है। ओह, सॉरी, क्या हुआ? उसने चीट किया, पूरी तरह तोड़ दिया। सब कुछ ट्रस्ट किया था, फिर भी चली गई। इसलिए अब लड़कियों पर भरोसा नहीं, लेकिन तू अलग है। आहाना का दिल बैठ गया उसके लिए। जल्दी से टाइप किया, बहुत दर्द हुआ होगा, तुझे इससे बेहतर मिलेगा, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। पता नहीं, शायद, लेकिन अभी तू ही एकमात्र है जिस पर भरोसा कर सकता हूँ। तू जज नहीं करती, सुनती है, ये बहुत मायने रखता है। उसके शब्द पढ़कर आहाना की आंखें नरम हो गई। तकिए को कसकर गले लगाकर फुसफुसाई, बेचारा, कितना दुखी होगा। लेकिन स्क्रीन के पीछे अंश मुस्कुरा रहा था, उसकी चाल चल रही थी। एक रात चैट लंबी हो गई। आहाना बता रही थी कि राइटिंग करते हुए गाने सुनना कितना अच्छा लगता है। सच में? तो मैं तेरे लिए कुछ गा दूं? जवाब देने से पहले ही वॉइस नोट आ गया। आहाना ने प्ले किया। उसकी गहरी आवाज कानों में उतर गई। सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग। परफेक्ट नहीं था, लेकिन कच्चा, इमोशनल। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। गाल लाल हो गए। दोबारा सुना, फोन सीने से लगाकर। तुम बहुत अच्छा गाते हो, सिर्फ तेरे लिए। आहाना की सांसें रुक गईं। किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। धीरे धीरे अंश फ्लर्ट करने लगा। जानती है, पता नहीं क्यों तेरी बातें अलग लगती हैं, जैसे तेरा नाम आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मजाक मत करो। मजाक कौन कर रहा, सीरियस हूँ। तू स्पेशल है आहाना। उसकी उंगलियां कांप रही थी। घबराहट, उत्साह, कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। और अंश जानता था, हर शब्द, हर वॉइस नोट, हर लेट नाइट मैसेज उसे गहराई में खींच रहा था। अगले दिन भाई रिप्लाई नहीं कर रही, 6 घंटे हो गए। कुछ गलत बोल दिया क्या? ब्लॉक कर देगी तो? नहीं यार, खो ना दूं इसे, इतनी क्यूट है, और वो फिगर किसी भी हाल में चाहिए। रोहन ने आंखें घुमाई। शांत हो जा, मैं चेक करता हूँ।
अगर मुझे इग्नोर कर रही? तो मिनट बीते, कोई जवाब नहीं। क्या बकवास, मुझे भी रिप्लाई नहीं कर रही। अंश रह गया। तो फिर क्या हुआ है? घंटों बाद आखिरकार नोटिफिकेशन आया, सॉरी रिचार्ज खत्म हो गया था। अंश की आंखें चमक उठी, राहत की लहर दौड़ी, होठों पर शैतानी मुस्कान। बस इतनी सी बात? लगा था इग्नोर कर रही है, ये लड़की हार्ट अटैक ही दे देगी। तुरंत रिप्लाई। थैंक गॉड, लगा था भूल गई मुझे। नहीं, बस रिप्लाई नहीं कर पाई। अंश पीछे टिका, मुस्कुराया, स्क्रीनशॉट रोहन को फॉरवर्ड किया। देख भाई, रिचार्ज की बात, डर ही गया था, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, इसे अपना बनाऊंगा। परफेक्ट है। संभल के, जल्दी मत कर, ये इनोसेंट है, स्लो खेल। अंश ने मन ही मन कहा। स्लो या फास्ट कोई फर्क नहीं, उसका दिल जीतूंगा, फिर वो मेरी होगी। उस रात चैट हमेशा की तरह चल रही थी, तभी अंश ने अचानक टोन बदल दिया। तू जानती है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी नहीं। मैं उन लड़कों जैसा नहीं जो हर लड़की से फ्लर्ट करे। सच बोलूं तो मैं लड़कियों से ढंग से बात भी नहीं कर पाता, बहुत ऑकवर्ड लगता है। आहाना उसकी चैट पढ़कर रुक गई, फिर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। कितना इनोसेंट है, बाकी सबसे कितना अलग। फिर मैसेज आया। मैं सेक्स वगैरह के बारे में भी ज्यादा पता नहीं, कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, कंफर्टेबल नहीं लगता, शायद मैं थोड़ा अब ओल्ड फैशन्ड हूं। आहाना का दिल और मुलायम हो गया। ये अच्छी बात है, कम से कम तू फेक तो नहीं है बाकियों की तरह, सीधा है, ऑनेस्ट है। स्क्रीन के उस पार अंश के होठों पर शैतानी मुस्कान थी, एक साफ सुथरे लड़के के नकाब के पीछे बैठा शिकारी। फंसा लिया, अब ये पूरी तरह मुझ पर भरोसा कर रही है। दिन यूं ही गुजरते रहे, बातें लंबी होती गईं, ज्यादा नर्म, ज्यादा पर्सनल। अब आहाना रात को तकिए के पास फोन रखकर सोती, नोटिफिकेशन के इंतजार में। फिर एक रात स्क्रीन चमकी, आई शितेरू, आई लव यू। आहाना कुछ पल के लिए जम गई, जापानी अक्षर स्क्रीन पर चमक रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई, गालों पर गर्मी फैल गई। बिना 2 बार सोचे उंगलियां खुद चल पड़ी। आई लव यू टू, उसने मुस्कुराते हुए तकिए को गले लगा लिया। आखिरकार कोई है जो सच में मेरी परवाह करता है, कोई सच्चा, अच्छा, बाकी सबसे अलग, जो मुझे वैसे देखता है जैसी मैं हूं। उसकी नज़रों में अंश बेदाग था, वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था, न फ्लर्ट करना आता, न लड़कियों से घूमना, न दिखावे की बातें। न उसने उसकी फ़ोटो मांगी, न उसने शक किया। उसके लिए चेहरा नहीं, इंसान मायने रखता था, और उसे लगा उसे एक सच्चा प्योर दिल मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था, हर शब्द, हर मासूम डायलॉग, हर मैं अलग हूँ वाली लाइन बहुत सोच समझकर बुना गया झूठ था। उस एनिमे डीपी के पीछे वो लड़का नहीं बैठा था जिससे वो प्यार समझ रही थी। वहां बैठा था एक शिकारी जो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। आहाना के कन्फेस करने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अब वो सच में अपने ही लिखे किसी रोमांस नॉवेल की हीरोइन जैसी महसूस करने लगी थी। अब अंश से बात करते वक्त ना हिचकिचाहट थी, ना बार बार टाइप करके डिलीट करना। वो खुलकर हंसती, चिढ़ाती, अपने छोटे छोटे राज शेयर करती, बिना सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। रातें अब तन्हाई वाली नहीं रहीं, क्योंकि अंश ने कॉल करना शुरू कर दिया था। शुरू में कुछ ही मिनट, फिर धीरे धीरे घंटों तक चलने वाली कॉल्स। शाम से रात और रात से सुबह तक उनकी आवाज़ें एक दूसरे की जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई। आहाना बेड पर लेटी छत को देखते हुए कानों में ईयरफोन लगाकर धीमे से कहती, जानता है, मैं कभी किसी से इतना कंफर्टेबल नहीं रही। दूसरी तरफ अंश हल्की मुस्कान के साथ जानबूझकर नर्म, मीठी, बेहद भरोसेमंद आवाज़ में बोलता, क्योंकि मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ आहाना, मैं तुझे कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा, प्रॉमिस। उसका दिल धड़क उठा, वो हर शब्द पर यकीन कर बैठी। जितना वो उस पर भरोसा करती गई, वो उतना ही उसके अंदर अपना घर बनाता गया, उसे ये यकीन दिलाकर कि वही उसका सेफ प्लेस है, उसका अपना इंसान है। पर उसके मीठे वादों के पीछे उसके इरादे हर दिन और काले होते जा रहे थे। जब अंश ने पहली बार उसे मिलने के लिए पूछा, आहाना के सीने में मानो दिल कूद पड़ा। उसकी पहली डेट। उत्साह के साथ थोड़ा डर भी था, इसलिए उसने फ़ोन उठाकर समंथा को कॉल किया। सैम, प्लीज़ मेरे साथ चलना, थोड़ी देर ही सही, मुझे डर लग रहा है अकेले जाने में। ऑफ कोर्स, तेरी पहली डेट है, तुझे अकेला छोड़ दूंगी क्या? शाम को आहाना ने अपना पसंदीदा ब्लैक ड्रेस पहना, सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट, हल्का मेकअप,
थोड़ा ग्लॉस, हल्की लाइनर। खूबसूरत दिखना चाहती थी, पर ऐसा नहीं कि बहुत कोशिश कर रही है। जाने से पहले किचन में झांका। मम्मा, मैं समांथा के साथ बाहर जा रही हूँ, पास के पार्क में होंगे। समांथा ने हंसते हुए कहा, हाँ आंटी, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ साथ में। प्रिया ने सख्त लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन पापा के आने से पहले घर आ जाना, देर मत करना और संभल कर रहना। आहाना ने मुस्कुराकर भरोसा दिलाया, मम्मा, मैं ठीक रहूंगी। उधर दूसरी तरफ, यार, ये बहुत लंबी है, अगर मुझसे लंबी निकली तो बस हेलो करके निकल जाऊं क्या? तो 5 साल का बच्चा है क्या? हिम्मत रख, सामने जा। और फिर वो बाहर निकली। हवा हल्की हल्की चल रही थी, बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। ब्लैक ड्रेस में चेहरे पर पहले प्यार की चमक लिए जब उसकी नज़र अंश पर पड़ी तो उसकी आंखों में वो सच्ची मासूम खुशी चमक उठी जो बस पहली मोहब्बत में आती है। अंश का गला सूख गया। वो लगभग उसी की हाइट का था, बस 1 इंच ज्यादा। 5'8" की आहाना उसके सामने पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। उसके लिए ये पल किसी सपने जैसा था। महीनों से जिसके साथ चैट, कॉल, हंसी मजाक, आज वो सामने थी। सोचे बिना वो मुस्कुराकर सीधे उसकी बाहों में चली गई। धीरे से बोली, हाय। वो ऐसे गले मिली जैसे बरसों से जानती हो। अंश 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर उसने भी उसे बाहों में ले लिया, ज़रूरत से ज़्यादा कसकर। उसकी बाहें उसके कमर के चारों ओर कस गई, उंगलियां उसकी पीठ पर ऐसे दब रही थी जैसे उसके शरीर की हर लाइन याद कर लेना चाहती हूँ। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी सांसें उसके कंधे के पास महसूस हो रही थी। पीछे खड़ी समांथा ने मन ही मन मुंह बिचकाया, ये तो पूरा सूखा कीड़ा लग रहा है, पेंसिल से भी पतला, ऊपर से स्टिक इंसेक्ट स्टैंडिंग पोज, और ये देवियां लग रही हैं, गॉर्जियस। ये लड़का तो इसके जूते के भी लायक नहीं, और ये इसे ऐसे गले लगा रही है जैसे कोई ड्रीम गाय हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी चॉइस इतनी खराब निकलेगी। दूर खड़ा रोहन हल्की स्माइल के साथ सब समझ रहा था। वो खुद प्लेयर था, समांथा प्ले गर्ल, पर अंश तो उन सब का बाप निकला, बस मासूम साफ लड़के का नकाब पहनकर खेल रहा था। और बेचारी आहाना पहले प्यार की चकाचौंध में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे जाल दिख ही नहीं रहा था जिसमें वो फंस चुकी थी। चारों बीच पर पहुंचे थे कि सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से रंग गया, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, नमकीन हवा चेहरों को छू रही थी। आहाना और अंश रेत पर साथ बैठे थे, लेकिन उनके बीच हल्की सी अजीब दूरी थी। कुछ दूर पर रोहन समांथा की तरफ झुका हुआ था, अपनी पुरानी शरारती मुस्कान के साथ। रोहन, तो बोलो, सिंगल हो या हार्ड टू गेट खेल रही हो? समांथा ने आंखें इतनी बुरी तरह घुमाई मानो एक्सरसाइज हो। बिना कुछ कहे उठी और बीच पर और आगे बढ़ गई। आहाना ने अंश की तरफ देखा, तू मुझसे इतनी दूर क्यों बैठा है? किसी स्ट्रेंजर की तरह बर्ताव कर रहा है। अंश ने शर्माई सी मुस्कान दी, धीरे से उसके करीब सरका, जैसे उसे करीब आना ही मेहनत लग रहा हो। आवाज को धीमा करके लहरों की तरफ देखते हुए बोला, अंश, जानती है ना अब रोहन प्लेबॉय है। वो तो तू समझ रही है ना, हर किसी के साथ सोता रहता है। उसने हल्का सा घृणा भरा चेहरा बनाया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ आहाना, मुझे तो ये सब सोचने से भी पता नहीं ऑकवर्ड लगता है। आहाना का दिल भर आया। यही तो वो बात थी जो वो सुनना चाहती थी, उसका अलग होना, खास होना। धीरे से अंश का हाथ उसकी कमर पर सरका, उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। उसकी गर्माहट से उसके गाल लाल हो गए। बिना सोचे आहाना ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। एक पल को उसे लगा वो चाही हुई थी, प्यार की गई थी। उसका दिल धीमे धीमे धड़क रहा था। उसने हमेशा अपने पहले किस का सपना देखा था, नर्म, धीमा, प्यार भरा, ऐसा किस जो याद बनकर हमेशा रहे। वो धीरे से चेहरा उसकी तरफ मोड़ दिया, आंखों में चुप चुप सा प्यार। अंश की नज़रें तुरंत उसके होठों पर चली गईं। बिना कुछ कहे झुक गया और होंठ उसके होठों से मिला दिए। लेकिन ये वो किस न था जो उसने सोचा था। न धीमा था, न नर्म। उसके होंठ भूखे की तरह उसके होठों पर दब रहे थे, गहरा करने को मजबूर कर रहे थे। वो किस नहीं ले रहा था, वो उसे खा रहा था। आहाना जम गई। न उसने जवाब दिया, न होंठ खोले। उसका सपना हकीकत में बदल गया। ऐसा किस जो प्यार नहीं, किसी हद पार करने वाले की बेचैनी लग रहा था। उसकी उंगलियां बगल में रेत को कसकर पकड़ ली। ये वो पहला किस न था किसका इंतजार था। फिर भी उसने जबरदस्ती हल्की मुस्कान बनाई। आहाना,
सॉरी, ये मेरा पहला किस था। अंश तुरंत सिर हिलाया, नरमी से मुस्कुराया। मेरा भी। आहाना की भौहें हल्के से उठी। सच में? लगा तो था तू प्रो है। अंश गर्दन खुजाते हुए हंसा। सच, बस ऑनलाइन कुछ टिप्स देख लिए थे। आहाना हल्के से हंस दी। बिना सवाल किए मान लिया। उसे क्या पता था, उसके बारे में कुछ भी उतना इनोसेंट न था जितना वो समझ रही थी। बीच पर बैठे बैठे अंश का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर घूमने लगा। अंगूठा हल्के हल्के गोल गोल घेरा बना रहा था। कुछ कहने से पहले ही वो फिर झुका और दोबारा उसके होंठों पर अपना मुंह रख दिया। किस इस बार भी वैसा नहीं था जैसा उसके सपनों में था। ना नरमी, ना एहसास, बस भूख, जल्दी और एक अजीब सी बेताबी, जैसे वो उसे चूम नहीं रहा, उसे निगल जाना चाहता हो। आहाना फिर से पत्थर सी हो गई। हाथ उसकी गोद में ही जमे रहे। उसकी उंगलियों की पकड़ कमर पर कसती गई। उसे और पास खींचा, इतना कि वो उसकी गर्म सांसें और शरीर की गर्मी साफ महसूस कर रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, पर इस बार रोमांस से नहीं, बल्कि उस अनजान भारी एहसास से जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो दोनों वापस लौट रहे थे कि अचानक आहाना की नज़र सामने पड़ी। सड़क के उस पार एक छोटा सा ब्रेसलेट का स्टॉल था। रंग बिरंगी डोरियां, मेटल चार्म्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। बिना सोचे वो रुक गई, सीधे स्टॉल तक गई, एक सिल्वर ब्रेसलेट उठाया और अपनी जेब से पैसे देकर खरीद लिया। मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, तुम्हारे लिए। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना, बस देना था मुझे। उसने मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट पहन लिया। कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नाम, मॉम कॉलिंग। आंखें फैल गईं। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना होगा, मम्मा बुला रही हैं। ठीक है, जा, हम दोनों मतलब मैं और रोहन कुछ खाने चले जाते हैं। वापस घर की तरफ चलते हुए समांथा और आहाना धीरे धीरे बातें कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन समांथा की आवाज़ अचानक एकदम सपाट हो गई। अरे, आहाना? आहाना ने हल्की से सिर घुमाया, बिना ज्यादा ऑब्वियस हुए। पीछे एक काली कार धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रही थी। विंडो आधी नीचे थी और अंदर बैठा आदमी घूरे जा रहा था, नहीं, ताक रहा था उसे, सिर से पांव तक। आहाना के पेट में हल्की मिचली सी उठी। ये क्या हो रहा है? वो बुदबुदाई। आवाज में हल्का कंपन था जो समांथा से छुप न सका। कौन कमीना है ये? गुस्से जैसा दिखा, पर टोन में साफ टेंशन थी। क्या करें? घबराना मत, पैसे हैं पास? हाँ। ठीक है, ऑटो पकड़ते हैं, जल्दी चल। दोनों ने बिना पीछे मुड़े मोड़ काटा और तुरंत पहला ऑटो रोका। ड्राइवर को समांथा ने जल्दी जल्दी एड्रेस दिया। दोनों अंदर बैठ गईं। ऊपर से तो फोन में लगे रहने का नाटक, लेकिन आंखें बार बार पीछे झांकती रहीं। इस बार काली कार ने पीछा नहीं किया। उनकी सांस थोड़ी हल्की हुई, लेकिन पूरी नहीं। घर के पास उतरने से पहले उन्होंने एक छोटे से दुकान पर रुकने का सोचा, थोड़ा नॉर्मल महसूस करने के लिए। दुकान के अंदर ट्यूबलाइट की तेज रोशनी, चिप्स बिस्किट की खुशबू, थोड़ी अजीब लेकिन किसी तरह सुकून देने वाली। आहाना ने फ्रिज से ठंडी कोक की बोतल निकाली, काउंटर से कुछ चॉकलेट्स उठाईं, पलटी, समांथा से पूछने ही वाली थी, और वहीं जड़ हो गई। वही काला सूट, वही चेहरा, वही आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। चेहरा बिना मुस्कान के, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसी पर जमी हुई थी। उसकी मौजूदगी मात्र से उसकी रूह कांप उठी। कुछ बोलते उससे पहले ही समांथा का हाथ उसकी कलाई पर कसकर आ गया। चल, आवाज़ धीमी पर बेहद ठोस। समांथा उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले गई, शॉपकीपर की उलझन भरी नज़रों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। दोनों तेज कदमों से फिर लगभग भागते हुए घर की तरफ बढ़ी। गेट तक पहुंचते पहुंचते आहाना के हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा बंद हुआ, कुंडी लगी। तभी उसने वो सांस छोड़ी जो शायद बीच में से ही अटकी हुई थी। दोस्तों, आप में से लगभग 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी मेहनत करने की हिम्मत देता है।